मैं पीएम सुलेमान, आईवीए कॉमर्स क्लासेस सीमान के डायरेक्टर। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं, और वो समय आ चुका है क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। तो बहुत से विद्यार्थी घरों पर बैठे हैं, बड़े परेशान हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है उनकी। और इतना तय मान लो कि अगले फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। स्पेशली मैं क्लास कराने वाला हूँ आज एक ऐसे टॉपिक पर जो टॉपिक आपके सिलेबस के हिसाब से बिहार बोर्ड वालों के लिए, यह टॉपिक का जो मार्क्स है वो 25 मार्क्स का टॉपिक है। इस टॉपिक में 25 नंबर है, बिहार बोर्ड ने फिक्स कर रखा है, सिलेबस के अनुसार देख लेना। तो इतने बड़े टॉपिक है, तो हम चाहते हैं कि क्यों ना यहीं से शुरू किया जाए, एक बड़ा टॉपिक 25 मार्क्स का, ताकि एक समय मिले ताकि हम अच्छे से कर सकें इस चीज़ को। तो हम शुरू करते हैं इसको। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कह लें या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कह लें। जब ये वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा पार्टनरशिप के क्रम में, डिसोल्यूशन मतलब डिज़ोल्व हो जाना या टूट जाना या विघटन हो जाना। जब कोई पार्टनरशिप हमारा रन कर रहा है तो कई पार्टनर उसमें मिलकर चलाते हैं। मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। कई वर्षों चलाने के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है कि अब ये पार्टनरशिप बिजनेस जारी नहीं रह सकता। हो सकता है कोई भी कारण रहा हो। तो जब ये पार्टनरशिप का बिजनेस अब जारी नहीं रह सकता तो ऐसे हालत में हमें इसे बंद करना पड़ेगा। तो इस फर्म को बंद करने का जो टेक्निकल वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो टेक्निकल वर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो पार्टनरशिप है रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। तो जब वो बिजनेस चल रहा है उसके जो शेयर प्रॉफिट बांटने का जो इनके बीच एग्रीमेंट है उसके अनुसार ये लोग प्रॉफिट या लॉस को शेयरिंग करते हैं। उनके जो बीच का रिलेशनशिप है अगर वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली जाहिर है कि बिजनेस बंद होने का समय आ चुका है। तो जब ये बिजनेस बंद होगा तो हमारे सामने यानी पार्टनर सामने कुछ समस्या खड़ी होगी। जैसे ये बिजनेस बंद होगा इसका मतलब है सारे पार्टनर्स के आपसी संबंध समाप्त हो चुके हैं। अब संपत्तियों को बेचना, हम जानते हैं कि हर बिजनेस में कुछ ना कुछ एसेट्स होते हैं, उनके बैलेंस शीट देखने के बाद पता लगेगा उनको। तो बैलेंस शीट में एसेट्स भी हैं और लिएबिलिटीज़ भी हैं, और बिजनेस जब बंद होगा तो उन एसेट्स को सेल करना है या उनसे पैसा रियलाइज़ करना है। और जो पैसा या रुपया रियलाइज़ करेंगे एसेट बेचकर, उस रुपए का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो जो हमारे लिएबिलिटीज़ हैं उन लिएबिलिटीज़ का हम लोग पे करते हैं। तो संपत्तियों से वसूले गए धन का पहला प्रयोग डिसोल्यूशन प्रोसेस में अगर कोई एक्सपेंस है उसको पूरा करने में करते हैं। दूसरा, अगर बच गया फिर कुछ कैश अमाउंट तो बाहरी जो एक्सटर्नल लिएबिलिटीज़ हैं उनको पे करने में प्रयोग करते हैं। एक्सटर्नल लिएबिलिटीज़ पे करने के बाद भी कुछ बचा तो उसको इंटरनल लिएबिलिटीज़ चुकाते हैं। और इंटरनल लिएबिलिटीज़ चुकाने के बाद भी अगर अमाउंट बचता है तो पार्टनर्स को बांट दिए जाते हैं, यानी कैपिटल उनके वापस किए जाते हैं। हो सकता है कैपिटल वापसी के बाद भी कुछ कैश अवेलेबल हो जाए। तो वैसे हालत में जो पार्टनर्स उनके लाभ हानि बांटने का जो अनुपात है उस अनुपात में वो लास्ट में बचे हुए कैश को शेयरिंग कर लेंगे। तो ये हमने एक मोटी मोटी से बात बता दी। तो कई टर्म इसमें आए कि जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करे यानी बिजनेस जब बंद हो जाए, पूरी तरह सारे संबंध उनके ख़त्म हो रहे हैं, तो पहला काम जो है एसेट्स, और एसेट्स कहाँ होंगे? ये होंगे बैलेंस शीट में। एसेट्स से पैसे को रियलाइज़ करना है, चाहे जैसे करो, बेच कर करो या जिस तरह से करो। तो एसेट्स रियलाइज़ करना है आपको। एसेट रियलाइजेशन की बात चलेगी, वसूली की बात चलेगी, वसूली की बात चलेगी। और जो वसूली हम अमाउंट करेंगे उस अमाउंट का पेमेंट देंगे हम दूसरे पॉइंट में किसके? एक्सटर्नल लिएबिलिटी
आउटसाइड लायबिलिटी हम उसको कहते हैं जो पार्टनर के लायबिलिटी नहीं है। पार्टनर लोग लोन देते हैं कई बार फर्म को, तो अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो भी लायबिलिटी है, बट इंटरनल लायबिलिटी है। और पार्टनर्स को छोड़कर बाकी कोई भी लोन है, कोई भी दायित्व है, इवन पार्टनर्स के कोई रिलेटिव है, उनके रिश्तेदार, अगर उसने भी फर्म को लोन दे रखा है तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी है। तो पहला काम हुआ संपत्तियों से वसूलना। वसूलने के बाद, अरे इसको मिटा दें, वसूलने के बाद अगर कोई एक्सपेंस है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस इफ अगर है तो उस अमाउंट से इस एक्सपेंस को हम लोग पूरा करेंगे। तो इसको हम थोड़ी देर कह सकते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अब ये प्रयोग किया जा रहा, द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स will be used to adjust the expenses of the business of the firm, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। जैसे ये संपत्ति बेचकर जो रुपया वसूलेंगे उसका पहला प्रयोग हम करेंगे उसके एक्सपेंस पूरा करेंगे। अगर बचता है तो हम तीसरा काम करते हैं जो बाहरी लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी को हम लोग चुकाते हैं, इनको हम लोग पेड करेंगे। कुछ शर्तें होंगी कैसे पे करना है, कितना पे करना है। हो सकता है कि जितने इनके अमाउंट है वो पूरा का पूरा पे करना है तो उतना चुका देंगे अगर कैश अवेलेबल है तो। हो सकता है शर्तों के मुताबिक कोई तैयार है डिस्काउंट पर पेमेंट लेने के लिए तो हम उतना भी दे सकते हैं, यानी जो अमाउंट है उससे कम अमाउंट का भी भुगतान किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि हमारे बीच क्या बातें होंगी। चौथी बात आ सकती है इसमें, इस बाहरी दायित्व यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी को चुकाने के बाद यदि कैश अवेलेबल है तो उस कैश का प्रयोग हम लोग फिर करते हैं किस कामों में, तो इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी अगर पार्टनर हैं उनका कोई लोन है तो उसको चुकाने में प्रयोग करते हैं। द बैलेंस ऑफ अमाउंट आफ्टर पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी विल बी यूज्ड टू पे द इंटरनल लायबिलिटी। अगर इंटरनल लायबिलिटी चुकाने के बाद हो सकता है कि कैश अवेलेबल हो, जो कैश हमने वसूला है, ध्यान रखना यहाँ से वसूला है, संपत्तियों को बेचने के बाद जो कैश हमने रियलाइज़ किया है, जो वसूल किया है, उनका पहला प्रयोग अगर कोई एक्सपेंस है उसमें करते हैं। कैश बचने के बाद जो एक्सटर्नल लायबिलिटी हैं बाहरी, उनको चुकाते हैं जितना चुकाने पड़े। बाहरी दायित्वों को चुकाने के बाद भी कोई बच जाता है कैश, तब हम इंटरनल लायबिलिटी यानी पार्टनर्स लोन को चुकाते। चलो यहाँ पर लिख देते हैं पार्टनर्स लोन। अगर है तो, अगर बच गया तो पार्टनर्स लोन चुकाते हैं। हो सकता है कि पार्टनर्स के लोन चुकाने के बाद भी अभी भी कैश हमारे पास अवेलेबल है, तब उसका क्या करेंगे। तो अगर कैश अवेलेबल हैं तो पांचवें स्टेप में हम लोग चले आते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल वापस करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल रिटर्न। जो भी बचेगा उतना से हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल रिटर्न कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल की पूरी राशि रिटर्न हो, जो भी अवेलेबल होगा कैश हमारे पास, उस कैश को हम लोग अंत में पार्टनर्स के कैपिटल रिटर्न करने में प्रयोग करेंगे। तो ये जो 4-5 स्टेप है हमें ध्यान में रखना है। कैश जो वसूले है उसका हम प्रयोग ऐसे ऐसे करते हैं। इसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कैसे सेटलमेंट करेंगे, अब इसको मिटा कर देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छी तरह याद कर लोगे। ये स्टेप हमारे हैं। स्टेप किस बात के हैं, इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और फर्म द अमाउंट रियलाइज्ड या रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट आफ्टर सेल ऑफ एसेट्स। ये एसेट कौन है, जो बेचने लायक हैं, जिनको बेचकर हम लोग कैश वसूल सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो एसेट के नाम पर तो हैं, एसेट साइड में है बैलेंस शीट में, लेकिन एक्चुअल एसेट नहीं है, आर्टिफिशियल एसेट है। कुछ इस तरह के हैं जिनको हम बेच नहीं सकते, वसूल नहीं सकते। फॉर एग्जांपल
अगर आप गौर करोगे बैलेंस शीट में, आप गौर से देखोगे लेफ्ट में लिएबिलिटी और राइट में एसेट है, तो कई बार देखा जाता है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो भी होता है वो एसेट ही लगता है, क्योंकि एसेट साइड ही बना है तो जो आइटम है वो सब एसेट है। ऐसे देखने के लिए, कहने के लिए कई बार यहाँ पर होता है एसेट साइड में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। कई बार यह होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असल में ये लॉस है। लिखने का तरीका, यानी यदि हमारे प्रॉफिट लॉस के अनुसार लॉस पड़ा है, नेट लॉस है, तो बजाय उसको कैपिटल में एडजस्ट करने के हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख सकते हैं। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में पीएल अकाउंट लिखा है, इसका मतलब है कि वो लॉस है, लेकिन लिखा कहाँ है? एसेट साइड में। तो जब एसेट की बात आएगी, अब व्यापार बंद हो रहा है, तो हम जानते हैं कि एसेट्स को बेचना है, रुपया वसूलना है, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। क्या इस एक्सपेंस को बेचकर रुपया वसूल सकते हैं? नहीं वसूल सकते, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक प्रकार का एक्सपेंस है। किसी भी खर्चा को बेचकर हम लोग रुपया नहीं वसूल सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि इस तरह के कुछ फिक्टिशियस एसेट हैं, इस तरह के जिसको हम बेचकर रुपया नहीं वसूल सकते हैं, तो ऐसे एसेट को आपको छोड़ देना है, इससे कोई वसूली नहीं होने वाली है। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अनुसार ये नेट लॉस है, ये भी एसेट साइड में है, तो इससे भी हम लोग कैश नहीं वसूल सकते हैं। तो ध्यान रखना, इससे भी कैश की वसूली नहीं होगी। कई बार बैलेंस शीट में देखते हैं एसेट साइड में यहाँ पर कैश लिखा होता है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बोलता है यहाँ पर। तो कैश इन हैंड यानी हाथ में रकम, वो कैश हमारे ऑफिस में हो सकता है, अलमीरा में हो सकता है। तो जब ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है हमारे फर्म में, अब हमारी फर्म बंद होने जा रही है, तो कैश जो खुद है, अब कैश क्या वसूलना है, तो ऑलरेडी है हमारे पास, इसलिए उस कैश से कैश वसूलने की बात नहीं आएगी। बैंक हमारा बैलेंस हो सकता है, बैंक में यहाँ दिखाई पड़ेगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में कि बैंक बैलेंस है या कैश एट बैंक है, वो भी हमारा कैश है, उसको भी वसूलने की बात नहीं। हम विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ करना मीन्स वसूलना नहीं है, बेचना नहीं हुआ उसको। तो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, उससे हम कैश नहीं वसूलते, वो खुद वसूला हुआ है। तो जब ये वसूली की बात चलेगी, रियलाइजेशन, तो ध्यान रखना है रियलाइजेशन उन एसेट से करना है जिनको आप तो बेचोगे और पैसा वसूलोगे। तो ठीक है, प्रश्न में दिया रहेगा किस किस को बेचा हमने, कितना वसूला, तो उस वसूले गए रकम का पहला इस्तेमाल करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में। अगर कोई एक्सपेंस है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर एक्सपेंस है तो वसूले गई रकम का पहला प्रयोग ऐसे खर्चों में करेंगे, बच गया तो दूसरा प्रयोग एक्सटर्नल लायबिलिटी के लिए करेंगे, फिर भी बच गया तो तीसरा प्रयोग इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या है? पार्टनर्स के लोन है, अगर है तो उसमें प्रयोग करेंगे। पार्टनर्स के लोन चुकाने के बाद क्या पता फिर भी अभी बच जाए कैश हमारे पास, तो उस कैश का अंत में प्रयोग करेंगे हम पार्टनर्स का कैपिटल रिटर्न करने। लेकिन कई बार सवाल उठता है कि भाई इतना ज़्यादा हमने कैश वसूल लिया है कि अंत में पार्टनर्स का कैपिटल भी वापस कर दिया, फिर भी कुछ बचा हुआ है। तो फिर भी कुछ बचा है लास्ट में, आफ्टर रिटर्न ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, इफ कैश बैलेंस अगर बचा है तो उस कैश बैलेंस को पार्टनर के बीच में ही उनके रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। इस प्रकार ये पांचों स्टेप को आपको याद रखना है और किसको ये करना है, और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे लेकर बढ़ेंगे कि किस तरह से हम एक अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या होता है, क्यों बनता है, पर्पस क्या है, इसके डेबिट साइड में क्या होगा, क्रेडिट साइड में क्या होगा, और कैसे हम इस पर प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, फिर उसका क्या करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे और इस अकाउंट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।